As dear students and all the viewers, you are welcome warmly in my channel बेसिक इंग्लिश कोचिंग। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं मैं विकास मौर्य अपने चैनल बेसिक इंग्लिश कोचिंग में। गैस ट्रांसलेशन जो होता है, अनुवाद होता है हिंदी में इंग्लिश, इसमें एक्टिव और पैसिव दोनों तरह के वॉइसेस का अहम रोल होता है। दोनों का ही महत्वपूर्ण जो है रोल होता है, भूमिका होती है। तो मैंने आपको टेंस पढ़ाया जिसमें सब्जेक्ट था तो वो एक्टिव वॉइस था। फिर मैंने आपको टेंस 8 टेंस पढ़ाया जो पैसिव वॉइस था जिसमें सब्जेक्ट नहीं था। फिर मॉडल ऑक्सिलरीज आपको याद होगा, मॉडल ऑक्सिलरीज भी मैंने आपको पढ़ाया, लेकिन मैंने उसको एक्टिव वॉइस में पढ़ाया था। कैन, कुड, मे, माइट, शुड, मस्ट, आट टू, अबाउट टू, हैज टू, हैव टू, हैड टू। ठीक है, तो इसको एक्टिव वॉइस में अगर सब्जेक्ट है, अगर वाक्य में सब्जेक्ट अवेलेबल है तो फिर वो समझ लो एक्टिव वॉइस में है। अगर वाक्य में काम को करने वाला, क्रिया को करने वाला सब्जेक्ट अवेलेबल नहीं है, उपलब्ध नहीं है, तो वो समझ लो पैसिव वॉइस है। तो चलिए चलते हैं, इसमें समझते हैं एक्टिव और पैसिव को। ठीक है, तो एक्टिव आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, मैंने पढ़ाया है। इन सभी का प्रयोग मैंने आपको बताया है। कैन, कुड, मे, माइट, शुड, मस्ट, आट टू, अबाउट टू, हैज टू, हैव टू, हैड टू। अगर आप मेरे वीडियो में नए हैं तो पीछे वीडियो में जाके ये सब चीज़ें पहले सही कर लीजिए, उसके बाद तभी ये चीज़ें समझ में आएंगी। तो देखते हैं, हम हवा को नहीं देख सकते हैं। यहाँ पर सकते हैं आ गया है, क्षमता की बात हो रही है तो कैन से बनेगा, लेकिन ये एक्टिव वॉइस है। क्यों एक्टिव वॉइस? इसलिए है क्योंकि इसमें सब्जेक्ट है। हम हवा को नहीं देख सकते हैं, कौन नहीं देख सकते हैं? हम। कौन का प्रश्न करके अगर आपको सब्जेक्ट मिल रहा है तो फिर वो क्या है? वो फिर एक्टिव वॉइस है। ठीक है, हवा को नहीं देखा जा सकता है। वहीं पे ये सेंटेंस देखिए, हवा को नहीं देखा जा सकता है, इसमें क्रिया हो रही है देखना। हवा को नहीं देखा जा सकता है तो कौन देख सकता है? देखने वाला किसी कोई उल्लेख है, मतलब कोई तो देखता होगा, ऐसा सेंटेंस में होगा, लेकिन कौन देख रहा है उसका उल्लेख नहीं है। सिर्फ ये लिखा है हवा को नहीं देखा जा सकता है। तो ये चीज़ पैसिव वॉइस में है। अगर आपको काम को करने वाला सब्जेक्ट नहीं मिलता है तो आप निश्चित हो जाइए कि ये पैसिव वॉइस में है। अब एक्टिव वॉइस तो मैंने बताया कि इन सभी हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करके आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखना है, तो आपका ये एक्टिव वॉइस बन जाएगा। लेकिन पैसिव वॉइस बनाने के लिए आपको इन सभी हेल्पिंग वर्ब्स के बाद, सभी हेल्पिंग वर्ब्स के बाद बी का प्रयोग करना है और वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना है, पैसिव वॉइस बन जाएगा। जैसे एक्टिव वॉइस देखिए, हम हवा को नहीं देख सकते हैं। कौन नहीं देख सकते हैं? हम। वी। अब यहाँ पे हम लिख देंगे कैन नॉट। देखना की अंग्रेजी सी। इसमें बी नहीं लगेगा क्योंकि ये एक्टिव वॉइस है। ठीक है, तो वी कैन नॉट सी, हम नहीं देख सकते हैं। किसको नहीं देख सकते हैं? हवा को, यानी द विंड। ये बन गया। ठीक है, लेकिन यहीं पर इस सेंटेंस को देखिए, हवा को नहीं देखा जा सकता है। अब इसमें कौन देख सकता है पता नहीं, तो ये पैसिव वॉइस है। तो पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट को प्राथमिकता दी जाती है, यानी पहले ऑब्जेक्ट लिखा जाता है। ये मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, पहले ऑब्जेक्ट लिखते हैं, फिर आपको हेल्पिंग वर्ब लिखना है और उसके बाद आपको बी का यूज करना है, फिर आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करना है। ठीक है, ये आपको करना है। तो हवा को नहीं देखा जा सकता है, कौन देख सकता है पता नहीं, तो क्या का प्रश्न करके ऑब्जेक्ट ढूंढ लेंगे, क्या देखा जा सकता है? तो यहाँ पे मिल गया हवा को, तो हम यहाँ पे लिख देंगे द विंड। पहले ऑब्जेक्ट लिख देंगे द विंड। अब इसके साथ भी कैन ही लगेगा, कैन के बाद नॉट भी लगेगा, या कांट लिख सकते हो, लेकिन अब चूंकि ये पैसिव वॉइस है तो इसमें बी लगेगा। ठीक है, द विंड कैन नॉट बी। देखना की अंग्रेजी सी होता है, उसका थर्ड फॉर्म सीन होता है, यानी पैसिव वॉइस में हमेशा आपको बी लगा के वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करना होगा। ठीक है, चलिए चलते हैं इस सेंटेंस पे। इसमें एक एक्टिव है, एक पैसिव वॉइस है। आइए पहचानते हैं। तुम्हें साफ कपड़े पहनने चाहिए। तो साफ कपड़ा कौन पहनेगा? तुम्हें, यानी तुम पहनोगे, मतलब ये एक्टिव वॉइस है भैया जी, क्योंकि इसमें सब्जेक्ट है। और ये देखो, अच्छी पुस्तकें अवश्य पढ़ी जानी चाहिए। अच्छी पुस्तकें पढ़ी जानी चाहिए, लेकिन कौन पढ़े इसका उल्लेख है? कोई लिखा है? नहीं लिखा है, तो ये पैसिव वॉइस है। ठीक है, दिस इज पैसिव वॉइस। तो एक्टिव को इसी तरह से बनाते हैं, बस उसमें बी नहीं लगाते हैं और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। पैसिव में बी लगा के वर्ब की थर्ड फॉर्म बनाते हैं।
देखिए एक्टिव को कैसे बनाए, तुम्हें साफ कपड़े पहनने चाहिए के लिए शुड मैंने पढ़ाया है, यू इसके साथ शुड लग जाएगा, ठीक है, यू शुड। अब पहनना की अंग्रेजी वेयर होता है, वेयर लिख देंगे या पुटान भी लिख सकते हैं। यू शुड वेयर, तुम्हें पहनना चाहिए, क्या पहनना चाहिए, साफ कपड़े यानी क्लीन क्लॉथ्स। ये बन गया आपका एक्टिव वॉइस, क्योंकि इसमें पैसिव वॉइस तो है नहीं इसलिए बी का यूज नहीं होगा। फिर ये देखिए अच्छी पुस्तकें अवश्य पढ़ी जानी चाहिए। अवश्य शब्द आ जाता था तो हम क्या करते थे, मस्ट का यूज करते थे, ठीक है। तो अच्छी पुस्तकें अवश्य पढ़ी जानी चाहिए। कौन पढ़े, कोई नहीं भैया जी, तो ये पैसिव वॉइस है। तो इसमें पहले किसको या क्या का प्रश्न करके ऑब्जेक्ट ढूंढ लेंगे, क्या पढ़ा जाना चाहिए, अच्छी पुस्तकें यानी गुड बुक्स, गुड बुक्स। अब इसके साथ आपको क्या करना है, मस्ट लगा देना है, और चूंकि ये पैसिव वॉइस है तो यहाँ पे बी लगाना है। गुड बुक्स मस्ट बी, पढ़ा जाना की अंग्रेजी रीड होता है, उसका थर्ड फॉर्म भी यही होता है। तो गुड बुक्स मस्ट बी रीड, ये पैसिव वॉइस हो गया और एक्टिव वॉइस हो गया। तो इस तरह से एक्टिव और पैसिव आप बनाइए। इन सभी मॉडल ऑक्सिलरीज में आपको फर्स्ट फॉर्म का ही प्रयोग करना पड़ता था एक्टिव वॉइस में, लेकिन यहाँ पे आपको पैसिव वॉइस में बी लगा के वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करना है, ठीक है। तो आगे देखते हैं, अध्यापक को उसे कक्षा में अपमानित करना पड़ा। अब अपमानित करना ये एक क्रिया है, इससे कौन का प्रश्न करेंगे, उत्तर के रूप में जो मिलेगा वो सब्जेक्ट हो जाएगा। तो अध्यापक को उसे कक्षा में अपमानित करना पड़ा, किसको करना पड़ा, कौन करा अपमानित, तो अध्यापक। तो ये एक्टिव वॉइस है क्योंकि इसमें सब्जेक्ट है, तो ये लिखेंगे द टीचर। फिर उसके बाद मैंने पढ़ा शब्द के लिए हैड टू बताया था, ये अगर आप नहीं जानते हैं तो मेरे पिछले वीडियो में जाइए। द टीचर हैड टू, ठीक, हैड टू यानी पढ़ा। अब अपमानित करना यानी इंसल्ट हो जाएगा, ये एक्टिव वॉइस है इसलिए इसमें बी नहीं लगेगा। द टीचर हैड टू इंसल्ट, अपमानित करना पड़ा, किसको अपमानित करना पड़ा का प्रश्न करके ऑब्जेक्ट ढूंढ लेंगे, किसको अपमानित करना पड़ा, उसे। तो यहाँ हम लिख देंगे हिम। अब कक्षा में यानी इन द क्लास, इन द क्लास, ये बन गया आपका एक्टिव वॉइस। लेकिन यहाँ पे आप देखिए पैसिव वॉइस है, उसे विद्यालय में पीटना पड़ा, किसने पीटा भाई, पता नहीं है। अब आप ये सवाल उठ सकता है कि टीचर ने पीटा होगा, तो टीचर ने ठीक है पीटा होगा, लेकिन टीचर यहाँ पे लिखा नहीं हुआ है, मतलब उनका मेंशन नहीं है, उनका उल्लेख नहीं है, तो इसको हम पैसिव वॉइस मानेंगे, ठीक है। उसे विद्यालय में पीटना पड़ा, तो किसे पीटना पड़ा, उसे यानी ही ऑब्जेक्ट हो गया, और इसके साथ हम हैड टू लिख देंगे, हैड टू। बस बी लगाना है आपको, जैसे ही पता चले पैसिव वॉइस से बी लगा के वर्ब की थर्ड फॉर्म, बीट का थर्ड फॉर्म हो जाएगा बीटन, यानी ही हैड टू बी बीटन। अब स्कूल में, विद्यालय में, वो लिख देंगे इन द स्कूल। तो ये है तरीका बनाने का सेंटेंस। खाना परोसा जाने वाला है, मैंने बताया था जब कोई काम होने वाला होता है तो एक्टिव वॉइस में बनता है। जैसे कहा जाए मैं जाने वाला हूँ, कौन जाने वाला है, मैं सब्जेक्ट है तो एक्टिव वॉइस है, आई एम अबाउट टू गो। लेकिन ये पैसिव वॉइस है, खाना परोसा जाने वाला है, कौन परोसने वाला है पता नहीं, तो इसका मतलब ये पैसिव वॉइस में है। तो इसको बनाएंगे, पहले ऑब्जेक्ट ढूंढेंगे, क्या परोसा जाने वाला है, क्या का प्रश्न करके ऑब्जेक्ट ढूंढ लेंगे। तो इसमें लिखेंगे फूड, अब इसके साथ इज लग जाएगा, इज। तो अबाउट टू हम लगाएंगे, लेकिन इसके साथ बी भी लगाएंगे क्योंकि ये पैसिव वॉइस है। फूड इज अबाउट टू बी, परोसना की अंग्रेजी सर्व होता है, उसका थर्ड फॉर्म हो जाएगा सर्व्ड। तो इस प्रकार से हम इसको एक्टिव और पैसिव वॉइस में बनाएंगे। यहाँ पे ये एक्टिव वॉइस था क्योंकि इसमें सब्जेक्ट था, और यहाँ पे ये पैसिव वॉइस है क्योंकि इसमें सब्जेक्ट नहीं था, और ये भी पैसिव वॉइस है क्योंकि इसमें सब्जेक्ट नहीं था। आप लोगों ने हमेशा सीखा होगा पैसिव वॉइस में के द्वारा आ जाता है, यानी हवा को व्यक्तियों के द्वारा नहीं देखा जा सकता है। तो माना द्वारा शब्द आ गया तो उसके लिए बाय लास्ट में लगा दीजिए। बाय द वे आपको इंग्लिश स्पीकिंग बोलना है, करना है, कोई मेहमान बैठा है सामने, आपको आकर कहना है कि भाई खाना बन रहा है, खाना बन रहा है, तो कौन बना रहा है खाना, पता नहीं। अब इसको आप इंग्लिश में कैसे बोलोगे, आपको पैसिव वॉइस का सहारा लेना पड़ेगा, यानी फूड इज बीइंग कुक्ड, ठीक है, फूड इज बीइंग कुक्ड। 11 बज रहे हैं, खाना अब नहीं बन सकता है, तो 11 बज रहे हैं, इट इज 11 o'clock, खाना अब नहीं बन सकता है, कौन बना सकता है, पता नहीं, पैसिव वॉइस है। तो पैसिव वॉइस को कैसे बोलोगे भैया जी, आप बोलोगे फूड कांट बी प्रिपेयर्ड नाउ,
खाना अब नहीं तैयार हो सकता है, नहीं बनाया जा सकता है। तो कहने का मेरे मतलब एक्टिव और पैसिव दोनों का महत्व है। आप वीडियो में बने रहिए, आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। लेकिन मैं आपसे ये निवेदन करता हूँ कि प्लीज़ अगर आप मेरे वीडियो में हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को एंड तक देखिए ताकि सब कुछ समझ में ना आ जाए। और इससे पहले अगर चीज़ें नहीं समझ में आई हैं तो मेरे पिछले वीडियो से होते हुए आगे बढ़ते हुए आइए, आपको समझ में आता चला जाएगा। चलिए चलते हैं कुछ और एग्जाम्पल्स पे। तो आइए इसके कुछ और सेंटेंसेस को देखते हैं। इसमें एक्टिव और पैसिव वॉइस दोनों शामिल है। तो यहाँ पे आप देखिए में और माइट का प्रयोग कैसे होता था। शायद सभा को आज स्थगित कर दिया जाए। अब यहाँ पे संभावना का बोध हो रहा है तो फिर में का प्रयोग होगा, लेकिन अब पहचानना यह है कि एक्टिव है कि पैसिव है। सभा को आज स्थगित कर दिया जाए, कौन स्थगित करेगा पता नहीं, इसलिए ये पैसिव वॉइस है। तो आप इसको पैसिव वॉइस में बनाइए। तो ये बनता था में से, यानी किसको या क्या का प्रश्न करके आप जो ढूंढ लेंगे, क्या स्थगित कर दिया जाए, सभा को। तो इसके लिए हम लिखेंगे द मीटिंग। द मीटिंग शायद इंक्लूड हो जाएगा में। अगर आपने में लिख दिया तो उसमें शायद इंक्लूड हो गया, उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप पिछले वीडियो में पढ़ चुके हो। तो द मीटिंग में बी आपको लगाना है क्योंकि ये पैसिव वॉइस है भैया जी। तो द मीटिंग में भी स्थगित करना की अंग्रेजी पोस्टपोन होता है, उसकी अंग्रेजी हम पोस्टपोन लिखकर उसका थर्ड फॉर्म लिख देंगे यानी पोस्टपोन्ड। तो द मीटिंग में भी पोस्टपोन्ड, अब आज की अंग्रेजी लिख देंगे टुडे। अब ये ऐसा इसलिए बना क्योंकि ये पैसिव वॉइस में है, इसमें काम को करने वाला कोई सब्जेक्ट नहीं है। लेकिन यहाँ पे देखिए शायद राम सिंह समय पर पहुँच जाए, कौन समय पर पहुँच जाए, राम सिंह। तो इसमें सब्जेक्ट है भैया, अब सब्जेक्ट है तो ये एक्टिव वॉइस बनेगा, कौन पहुँच जाए, राम सिंह को लिखा गया, राम SINGH, राम सिंह। अब इसके साथ केवल में लगेगा, बी नहीं लगेगा क्योंकि ये एक्टिव वॉइस है। राम सिंह में अब पहुंचना की अंग्रेजी अराइव, तब ये बचा क्या, समय पर यानी एट टाइम। अगर आप सोच रहे हैं शायद की इंग्लिश कुछ लिखना, तो शायद की इंग्लिश कुछ लिखी नहीं जाएगी, शायद इसी में इंक्लूड हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए चोर को गिरफ्तार क्यों नहीं किया जा सका, ये पास्ट में है, क्षमता या योग्यता की बात हो रही है तो यहाँ पे कुड का यूज होगा। लेकिन अब पहचानने की बात है कि एक्टिव है कि पैसिव। तो यहाँ पे ये पैसिव था और यहाँ पे ये एक्टिव है, ठीक है। तो चोर को गिरफ्तार क्यों नहीं किया जा सका, इसमें क्रिया हो रही है गिरफ्तार करना, ये हो रही है क्रिया। तो इसको किसने किया पता नहीं, इसीलिए इसको पैसिव वॉइस के अंतर्गत रखा जाएगा। चोर को गिरफ्तार क्यों नहीं किया जा सका, किसने किया पता नहीं, अरे भाई पुलिस ने किया होगा लेकिन पुलिस का विवरण नहीं है, उसका मेंशन नहीं है, उल्लेख नहीं है, तो इसलिए पैसिव वॉइस है। लेकिन अब सबसे पहले आपको क्वेश्चन वर्ड लिखने होंगे, क्वेश्चन पहले लिखा जाएगा व्हाई। अब गिरफ्तार नहीं किया जा सका किसको, चोर को, इसके साथ पहले हेल्पिंग वर्ब लगा देंगे कुड, व्हाई कुड, तब लिखेंगे द थीफ, द थीफ। और जो नॉट होता है वो हमेशा ऑब्जेक्ट के बगल में लिखा जाता है। अब तो यहीं पे कुडंट आप लिख दीजिए, व्हाई कुडंट द थीफ, तो नॉट लिखने की आवश्यकता नहीं होगी। तो व्हाई कुड द थीफ नॉट, गिरफ्तार करना की अंग्रेजी होता है अरेस्ट, तो उसका हम लिख देंगे अरेस्टेड, ठीक है। चोर को गिरफ्तार क्यों नहीं किया जा सका, तो ये पैसिव वॉइस बन गया व्हाई कुड द थीफ नॉट। लेकिन इसमें एक चीज़ थोड़ा गलत हो गया है, पैसिव वॉइस में हमेशा बी लगाते हैं तो बी जरूर लगाएंगे, व्हाई कुड द थीफ नॉट बी, तब लिखेंगे अरेस्टेड। तो ये बन गया आपका पैसिव वॉइस। अब ये देखिए क्या वह रात में सो नहीं सका, कौन नहीं सो सका, वह। यहाँ पे सब्जेक्ट है तो इसका मतलब ये एक्टिव वॉइस में है, ठीक है। तो एक्टिव वॉइस में है, कौन नहीं सोका, वह। तो इसके साथ कुड को हम आगे कर देंगे क्योंकि ये पास्ट टेंस है तो कुड आगे आ जाएगा, कुड ही। अब यहीं पे नॉट लगा देंगे। अगर आपको शॉर्ट फॉर्म लिखना है तो कुडंट लिख दीजिए, ठीक है। तो कुड ही नॉट, सोना की अंग्रेजी स्लीप। कब नहीं सो सका, वो रात में, रात के लिए एट नाइट लिखेंगे। तो ये हो गया एक्टिव वॉइस, यहाँ पे ये पैसिव वॉइस था। तुम एक गरीब व्यक्ति को धोखा कैसे दे सकते हो, धोखा देना ये सब एबिलिटी होती है, क्षमता होती है। तो अगर आपके अंदर है क्षमता तो धोखा दीजिए, कहने का मतलब। तो इसमें सबसे पहले कैसे की अंग्रेजी यानी हाउ लिखेंगे और उसके बाद पहचान भी लीजिए कि एक्टिव वॉइस है कि पैसिव। धोखा दे सकते हो कौन, तुम यानी सब्जेक्ट है तो एक्टिव वॉइस है। तो हाउ कैन यू यानी क्वेश्चन वर्ड के बाद पहले हेल्पिंग वर्ब आती है, फिर यू लिखेंगे।
हाउ कैन यू, धोखा देना की अंग्रेजी होता है चीट, या डिसीव भी लिख सकते हैं, चीट। अब किसको धोखा से दे सकते हो का प्रश्न करके आप जो ढूंढेंगे, एक गरीब आदमी को, तो इसको लिख देंगे ए पुअर मैन। ये एक्टिव वॉइस था तो एक्टिव वॉइस बना, ठीक है। और यहाँ पे इस कैदी को किसी भी कीमत पर छोड़ा नहीं जा सकता है। अब छोड़ा नहीं जा सकता है, कौन छोड़ सकता है पता नहीं, मतलब कोई तो छोड़ेगा, जेलर छोड़ेगा, पुलिस छोड़ेगी, कोई छोड़ेगा, लेकिन उसका मेंशन नहीं है, उल्लेख नहीं है। दैट इज़ वाई इट इज़ इन पैसिव वॉइस। ये कारण है कि ये पैसिव वॉइस में है। इस कैदी को किसी भी कीमत पर छोड़ा नहीं जा सकता है। किसको नहीं छोड़ा जा सकता है? इस कैदी को। तो हमने लिखा दिस प्रिजनर। अब ये छोड़ा नहीं जा सकता है, कैन से बनेगा कैन, नॉट भी लगा देंगे और बी जरूर लगाएंगे क्योंकि पैसिव वॉइस में बी लगता है। दिस प्रिजनर कैन नॉट बी, छोड़ना की अंग्रेजी होता है रिलीज्ड। और किसी भी कीमत पर की अंग्रेजी होता है एट एनी कॉस्ट, एट एनी कॉस्ट। तो ये बन गया सेंटेंस आपका। चूंकि ये निगेटिव सेंटेंस है इसलिए इसमें क्वेश्चन मार्क नहीं लगेगा। तो ये पैसिव वॉइस था आपका, पैसिव वॉइस बन गया। अब यहाँ पे देखते हैं बस अब नहीं आने वाली है। कौन नहीं आने वाली है? बस। यहाँ पे आप ये सोच सकते हो कि बस कोई लाने वाला है इसलिए पैसिव वॉइस हो सकता है, लेकिन काम का जो प्रभाव है वो सीधा बस पर जा रहा है इसलिए एक्टिव वॉइस माना जाएगा। आने वाली है कौन? बस। तो बस सब्जेक्ट मान लिया जाएगा इसलिए इस तरह बनेगा द बस। अब इसके साथ इज लग जाएगा। प्रीवियस में आपने पढ़ा था इज एम आर के बाद नॉट लगता है। और वाला वाली के लिए अबाउट टू मैंने आपको पढ़ाया है। द बस इज नॉट अबाउट टू, आना की अंग्रेजी कम या अराइव लिख सकते हैं क्योंकि बस पहुंचती है, आती नहीं है। अराइव नाउ मतलब अब, चाहो तो कम लिख सकते हो, ये भी सही है। तो इस प्रकार से हम एक्टिव वॉइस कैन कुड में माइट शुड मस्ट आर टू अबाउट टू हैज टू हैव टू हैड टू का बनाएंगे और पैसिव वॉइस बनाएंगे तो बी लगा देंगे। केवल एक ही नियम है, बी जोड़ो, वर्ब की थर्ड फॉर्म पैसिव बन गया, बी मत लगाओ, वर्ब की थर्ड फॉर्म मत लिखो, एक फर्स्ट फॉर्म लिखो, एक्टिव वॉइस बन गया। अब कुछ हेल्पिंग वर्ब मैंने ऐसे पढ़ाए थे जिसमें हैव भी था, तो उसका पैसिव वॉइस कैसे बनता है ये मैं आपको बताने वाला हूँ। हाँ, तो गाइस कुछ ऐसे हेल्पिंग वर्ब थी जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो, कुड हैव, मे हैव, माइट हैव, शुड हैव, मस्ट हैव, आर टू हैव। इनके बारे में अधिक जानकारी के लिए मैंने जो मॉडल ऑक्सिलरीज पढ़ाए थे उसको पीछे जाइए, वीडियो देखिए, समझ में आएगा। तो यहाँ पे इसके लिए सकता था आ जाता था, अमित को दंडित किया जा सकता था, ये पूरी तरह पास्ट में है तो कुड हैव का प्रयोग होगा। लेकिन अगर यही कुड हैव, में हैव, माइट हैव पैसिव वॉइस में हो जाता है तो बस आपको क्या करना है, आपको बीन लगा के वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखनी है। से अमित को दंडित किया जा सकता था, कौन दंडित कर सकता था पता नहीं, इसलिए पैसिव वॉइस है। अब चूंकि ये सकता था आ गया तो यहाँ पे कुड हैव लगेगा, लेकिन पैसिव वॉइस है, किसको दंडित किया जा सकता था? अमित को, तो यहाँ पर हमने लिखा अमित। अब इसको कुड हैव हम लिखे, लेकिन अब चूंकि ये पैसिव वॉइस है तो बीन का भी यूज होगा, ठीक है। अमित कुड हैव बीन, दंडित करना की अंग्रेजी पनिश होता है, उसका थर्ड फॉर्म पनिश्ड हो जाएगा। तो ये एक्टिव वॉइस था इसलिए इस तरह से आपको बनाना पड़ेगा। अमित कुड हैव बीन पनिश्ड। अब तुम्हें घर पर डांटा जाना चाहिए था, ये इसके लिए शुड हैव का प्रयोग होता है, शुड हैव। लेकिन अब चूंकि ये पैसिव वॉइस है, तुम्हें घर पर डांटा जाना चाहिए था, कौन डांटेगा पता नहीं। तो ये पता नहीं तो ये प्रूव करता है, साबित करता है कि ये पैसिव वॉइस है। अब किसको का प्रश्न करके आपको, ये भी पैसिव वॉइस था पहला वाला, सॉरी, और ये भी पैसिव वॉइस है, तुम्हें घर पर डांटा जाना चाहिए था, किसको डांटा जाना चाहिए? तुम्हें। कौन डांटेगा पता नहीं, इसलिए पैसिव वॉइस है। तो यू, इसके साथ हमने शुड हैव तो लिखना ही लिखना है, बस केवल आपको बीन लगा देना है, ठीक है। यू शुड हैव बीन, डांटा जाना की अंग्रेजी होता है स्कोल्ड, उसका थर्ड फॉर्म स्कोल्डेड हो जाएगा। यू शुड हैव बीन स्कोल्डेड। अब घर पर यानी एट होम, ये हो गया तरीका। हमें उसे गाली नहीं देना चाहिए था, ये एक्टिव वॉइस में है। एक्टिव वॉइस में बस बीन नहीं लगेगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म तो लगनी ही लगनी है। हमें उसे गाली नहीं देना चाहिए था, कौन गाली देता? हम। यानी हमें उसे गाली नहीं देना चाहिए था, किसको नहीं देना चाहिए था? हमें। गाली देने का काम ये कर रहे हैं तो ये सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट है तो एक्टिव वॉइस है, बी शुड, और नॉट का प्रयोग यहीं पे हो जाएगा, तब हैव लगेगा। अब अगर आप ये कहिए कि बीन लग जाए तो बीन नहीं लगेगा क्योंकि ये एक्टिव वॉइस में है।
वी शुड नॉट हैव, गाली देना की अंग्रेजी अब्यूज, उसका थर्ड फॉर्म होता है अब्यूज्ड। किसको गाली देना चाहिए था? उसे यानी हिम। किसको का प्रश्न करके ऑब्जेक्ट ढूंढ लेंगे। अगर आपको इन चीज़ों में कुछ ना समझ में आता हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताएं, मैं उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगा। लेकिन प्लीज़ मेरे वीडियो के एंड तक देखिए अगर आपको जानकारी हासिल करनी है तो। शायद रंजीत घर आ गया होगा। कौन घर आ गया होगा? रंजीत। अब यहाँ पे शायद लगा है और होगा, ये होगा के लिए जब संभावना प्रकट की जाती है तो मैंने आपको कैन हैव, मे हैव, माइट हैव ये सब बताया था, वो आप मेरे प्रीवियस वीडियो में जाइए। तो आ गया होगा कौन? रंजीत। रंजीत के लिए हमने यहाँ पे लिखा रंजीत, और ये एक्टिव वॉइस में है क्योंकि आ गया होगा कौन? रंजीत। अब इसके लिए आपको लगाना पड़ेगा मे हैव। रंजीत में है, में इसी शायद में, शायद जो है में इंक्लूड हो जाएगा। रंजीत में है, एक्टिव वॉइस में है, बीन नहीं लगाएंगे। आना की अंग्रेजी कम, कहाँ आ गया होगा? घर यानी होम। लेकिन ये तो एक्टिव वॉइस में है, यहाँ भी ये एक्टिव वॉइस में था। अब ये पैसिव वॉइस से संभव है टिकट स्टेशन पर ना खरीदी गई होगी। किसने खरीदा होगा पता नहीं। तो टिकट यानी क्या खरीदी गई होगी? टिकट। तो पहले हम इसको लिखेंगे द टिकट, TICKET, टिकट। अब इसके साथ में नॉट हैव बीन लिखेंगे, ठीक है। एक्चुअली नॉट का प्रयोग फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब से पहले होता है। जैसे दो हेल्पिंग वर्ब हुई, दो हेल्पिंग वर्ब है तो नॉट बीच में लगेगा। अगर एक हेल्पिंग वर्ब है तो नॉट उसके बाद लगेगा। अगर तीन हेल्पिंग वर्ब है तो एक ही के बाद लगेगा। अगर चार है, वैसे चार आता नहीं है तो नॉट। कुल मिला के पहली हेल्पिंग वर्ब के बाद ही नॉट का यूज होगा, तब सब सारी चीज़ें लिखी जाएंगी। तो द टिकट में नॉट है बीन, खरीदना की अंग्रेजी बाई या बाट लिख देंगे, या परचेज भी लिख सकते हैं, परचेज्ड। तो यहाँ पे जो है द टिकट में नॉट है बीन परचेज्ड। अब स्टेशन पर वो लिख देंगे एट द स्टेशन, एट द स्टेशन। ये इंग्लिश बोलने में बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं, बहुत अच्छी चीज़ें हैं, और पैसेज बनाने के लिए हाई स्कूल या इंटर के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हाई स्कूल के बच्चे या इंटर के बच्चे इसको श्योरली जो है मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कर लें, इसको देखें। आपका पूरा कोर्स इसी चैनल में कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया है। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें। अगर कोई त्रुटि या कोई भी चीज़ें आपको मिलती हैं जो मुझे आपको मुझे भेजना है तो उसमें कमेंट सेक्शन में प्लीज़ लिखिए। इस वीडियो में बस इतना ही। शेष धन्यवाद। गुड बाय।